भारत की मेज़बानी में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल माध्यम से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक में दुनिया के जो तमाम शक्तिशाली नेता हैं, रूस के प्रमुख हो गए, चीन के प्रमुख हो गए, ये तमाम शक्तिशाली नेता शामिल हो रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरी खबर है, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम शंघाई सहयोग संगठन क्या है उस पर बात करेंगे, उसकी एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हो रहा है। इसके अलावा ये जो सम्मेलन है, इससे किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं और अंत में भारत और एससीओ के बीच जो संबंध है, उस संबंध को भी जानने की कोशिश करेंगे। अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन क्या है, उसके एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो ये एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है स्थायी, यानी कि ये एक परमानेंट नेचर का है। ये कोई टेम्पररी नेचर का नहीं है कि एक बार बनाया जाता है फिर इसे हटा दिया जाता है। ये स्थायी तौर पर बना हुआ है। इसके अलावा अंतर सरकारी भी है। इसका मतलब ये है कि इसमें दुनिया की बहुत सारी जो देश हैं, उन देशों की सरकारों के प्रमुख शामिल होते हैं। तो अंतर सरकारी भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इन तमाम चीजों के आधार पर हम एससीओ को परिभाषित कर सकते हैं। इस संगठन को साल 2001 में बनाया गया था और इस संगठन को पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब शंघाई 5 क्या था? तो शंघाई 5 में मुख्य तौर पर जो मध्य एशिया है, उस मध्य एशिया के 5 देश शामिल थे। इन 5 देशों में सबसे पहले नंबर पर है चीन, इसके अलावा रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो इन 5 देशों से मिलकर बनता था शंघाई 5। लेकिन साल 2001 में मुख्य तौर पर एक और देश शामिल होता है, जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम बदल दिया जाता है और इस संगठन का नया नाम मिलता है। वो नया नाम था शंघाई सहयोग संगठन। ये लंबे समय तक चलता रहता है। ये 6 देश जो थे वो लंबे समय तक इस संगठन का हिस्सा रहते हैं और इसके बाद साल 2017 में इस संगठन को 2 नए सदस्य मिलते हैं और वो 2 नए सदस्य थे भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान साल 2017 में इस संगठन का हिस्सा बने थे और इस तरह इस संगठन में कुल 8 सदस्य हो गए थे। इसके बाद साल 2021 में इस संगठन में एक नया सदस्य आता है और इस नए सदस्य का नाम था ईरान। और इस तरह से वर्तमान समय में इस संगठन के कुल 9 सदस्य मौजूद हैं। तो ये संगठन की सदस्यता की बात हुई। इसके अलावा इसका नेचर किस तरह का है? तो ये जो है एक यूरेशियन है, यानी कि ये यूरोप और एशिया के देशों को मिलाकर बना है, जो कि इसे हम राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन के तौर पर देख सकते हैं, जिसका प्राथमिक कार्य यह है कि जो सदस्य देश हैं उनके बीच शांति स्थापित की जाए, उनके बीच सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और इसके अलावा वहां पर स्थिरता स्थापित की जाए, यानी कि स्टेबिलिटी लाई जाए ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तो ये जो है उसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 हैं। पहली है रूसी और दूसरी है चीनी। ये दोनों लैंग्वेजेस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा एससीओ के उद्देश्य की बात करें तो ये जो संगठन है कि सबसे पहले जो इसके सदस्य देश हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच जो विश्वास है उस विश्वास को मजबूत करने का काम करता है। उस सभी सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके अलावा ये जो संगठन है ये सभी सदस्य देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, अनुसंधान के स्तर पर, प्रौद्योगिकी के स्तर पर, कल्चर के लेवल पर, संस्कृति के लेवल पर जो तमाम इंटीग्रेशंस हो सकते हैं, जो तमाम सहयोग हो सकते हैं, उन सहयोगों को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता रहता है। तो ये तो एससीओ की बात हुई, इस संगठन की बात हुई।
अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन में कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको याद होगा कि बीते साल 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन के दौरान भारत को इस संगठन की अध्यक्षता प्राप्त हुई थी। यानी कि वर्तमान समय में भारत इस संगठन का अध्यक्ष है और अध्यक्ष होने के नाते भारत इस संगठन की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी भी कर रहा है। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि पहले इस संगठन की जो बैठक है उसको इन पर्सन माध्यम से आयोजित किया जाना था, फिजिकल तौर पर आयोजित किया जाना था नई दिल्ली में, लेकिन भारत सरकार द्वारा कुछ कारणों का हवाला देते हुए इस संगठन को वर्चुअल माध्यम में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों के आधार पर, किन कारणों की वजह से इस पूरे सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि किया वर्चुअल माध्यम से ही जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो सम्मेलन है ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होगा और इसमें एससीओ देश, जो एससीओ देश हैं, जो 9 देश हैं, उन सभी 9 देशों के प्रमुख मौजूद होंगे। कुछ बड़े लोगों की बात करें तो इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे, इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे, इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम देश हैं उनके प्रमुख भी शामिल होंगे और साथ ही तुर्कमेनिस्तान को इस पूरे सम्मेलन में अतिथि के तौर पर, विशेष अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और साथ ही इस सम्मेलन में दुनिया के कुछ 6 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के जो प्रमुख हैं वो भी हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे आसियान देश हो गया, उनके जो प्रमुख हैं वो भी आने वाले हैं। इसके अलावा CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रमुख भी आने वाले हैं। इसके अलावा CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो हेड हैं वो भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और साथ ही जो SCO संगठन है, इस संगठन की 2 परमानेंट बॉडीज भी हैं। इसमें पहली बॉडी है इसका सचिवालय यानी कि इसका सेक्रेटरीट, तो सचिवालय के जो प्रमुख हैं वो भी सम्मेलन में शामिल होंगे। और SCORATS यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, वो भी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। यानी कि ये जो तमाम लोग हैं, दुनिया भर के जो तमाम शक्तिशाली लोग हैं, वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। तो जाहिर तौर पर भारत के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतने इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो भारत की मेजबानी में, भारत की अध्यक्षता में एक सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे सम्मेलन से किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो उम्मीदों की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार दुनिया भर में जो भू राजनीति है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही है। जो खासतौर पर जो जियोपॉलिटिक्स है उसके जो समीकरण हैं वो बहुत जटिल हो रहे हैं और मुख्य तौर पर जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई है। और ऐसे में इन जटिल समीकरणों के बावजूद भी दुनिया भर के जो प्रमुख लोग हैं वो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ये दिखाता है कि SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में वर्तमान समय में कितना ज़्यादा प्रासंगिक है। अब सबसे पहले रूस के लिए पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो सम्मेलन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है उसकी बात करते हैं। तो हालिया जो सम्मेलन है वो रूस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सम्मेलन के माध्यम से रूस ये दिखा सकता है कि जो पश्चिमी देश हैं वो पश्चिमी देश रूस को दुनिया के उसके जो सहयोगी देश हैं उन सहयोगी देशों से आइसोलेट करने में, अलग करने में असफल साबित हुए हैं। क्योंकि तमाम जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए थे कि वो जो उसके सहयोगी देश हैं जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, दूसरे जो तमाम देश हो गए, बेलारूस हो गया, इससे अलग कर दें रूस को। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी पश्चिमी देश इस अपने प्रयास में असफल साबित हुए हैं। तो ये तो एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम हो गया। इसके अलावा ये जो पूरा सम्मेलन है ये रूस के लिए और खासतौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक अवसर भी पेश करता है, एक अपॉर्चुनिटी भी पेश करता है। अपॉर्चुनिटी इस बात की है कि सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन ये बता सकते हैं कि जो वहां पर एक विद्रोह हुआ था, वैगनर विद्रोह, उस विद्रोह के बावजूद भी रूस में जो सत्ता है, रूस में जो शक्ति है वो राष्ट्रपति पुतिन के हाथों में मौजूद है। वो अभी भी देश के प्रमुख हैं और तमाम विशेष निर्णय ले रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सम्मेलन है ये रूस के लिए एक अवसर लाता है। अब यहाँ पर चीन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि चीन पिछले कुछ समय से लगातार स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
एक महाशक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरी कोशिश में एसईओ चीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो शंघाई सहयोग संगठन है वो दुनिया के जो क्षेत्रीय संगठन हैं उसमें सबसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। तो ऐसे में यदि चीन एससीओ पर अपनी प्रभुत्ता स्थापित करता है, अपनी संप्रभुता स्थापित, अपनी जो वर्चस्व है वो स्थापित करता है, तो इसके माध्यम से चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक एज प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान मुख्य तौर पर जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी उसकी बात करें तो सम्मेलन में अफगानिस्तान के विषय पर चर्चा की जा सकती है, रूस यूक्रेन के बीच जो संकट मौजूद है, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा सभी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जा सकती है। सहयोग बहुत क्षेत्रों में हो सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकता है, लेकिन जो दो सबसे विशेष सेक्टर रहने वाले हैं वो होगा रक्षा क्षेत्र और कनेक्टिविटी क्षेत्र, यानी कि कनेक्शन किस तरह से बढ़ाया जाए। और ये भारत के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। किस तरह ज़रूरी है उस पर हम आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो भारत और एससीओ का क्या संबंध रहा है, और ये जो सम्मेलन है हालिया, ये सम्मेलन भारत के लिए किस तरह के अवसर लेकर आता है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन भारत को मुख्य तौर पर दो तरह के अवसर प्रदान करता है। सबसे पहला अवसर यही होगा कि सम्मेलन के माध्यम से भारत जो मध्य एशियाई देश हैं उन देशों के साथ अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सम्मेलन के माध्यम से भारत जो एशियाई देश हैं, जो पूर्वी देश हैं और जो पश्चिमी देश हैं, इन दोनों देशों के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा संतुलित भी कर सकता है। वो कैसे होगा उस पर विस्तार से बात करते हैं। तो जो मध्य एशियाई देश हैं, जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं, उन देशों के साथ भारत के प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस हैं वो इन देशों के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत रहे हैं। लेकिन साल 1991 के बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो इन देशों तक भारत की पहुंच को बाधित करता रहा है, क्योंकि हम लैंड माध्यम से अगर जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर अगर जाते हैं, तो वहां से पहुंचने के लिए हमें पाकिस्तान से गुजरना ज़रूरी होगा, लेकिन पाकिस्तान अपना रास्ता हमारे लिए नहीं खोलता है। तो ऐसे में इन देशों के साथ भारत का जो व्यापार है वो लगातार बहुत ज़्यादा कम रहा है। तो ऐसे में ये जो पूरा सम्मेलन है, ये सम्मेलन भारत को एक अवसर देता है कि भारत इन देशों के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा मजबूत करे, क्योंकि जब सम्मेलन आयोजित होगा तो जाहिर तौर पर उसमें व्यापार के विषय पर चर्चा होगी। जब व्यापार के विषय पर चर्चा होगी तो भारत इस मुद्दे को वहां पर उठा सकता है। ये तो पहला पक्ष हुआ। इसके अलावा अभी आपको याद होगा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की थी, या फिर यूं कहें कि अमेरिका की एक सफल यात्रा की थी। तो जाहिर तौर पर इस यात्रा की वजह से भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुए थे। इस पूरी यात्रा को भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक विशेष यात्रा के तौर पर, एक विशेष स्मृति के तौर पर पेश किया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि एक तरफ इस यात्रा के माध्यम से और दूसरी तरफ इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के जरिए भारत जो है वो संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों के बीच। और भारत कहीं ना कहीं इस पूरी संतुलन स्थापित करने की जो नीति है उस नीति में सफल भी साबित हुआ है। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी दूसरे देश से प्रभावित नहीं होती है। और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत केवल वही डिसीजंस लेता है जो डिसीजंस उसके और उसके नागरिकों के हितों में होते हैं। तो जाहिर तौर पर ये पूरा विषय बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान मुख्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि 4 दस्तावेजों पर, 4 डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसमें से पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो विकट्टरवाद पर होगा, यानी कि डी रेडिकलाइजेशन पर होगा। दूसरा दस्तावेज बाजरे पर हो सकता है, मिलेट पर हो सकता है। तीसरा दस्तावेज मिशन लाइफ पर हो सकता है। अब ये जो मिशन लाइफ है इसकी शुरुआत भी भारत द्वारा की गई थी, और इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके दुनिया का जो वातावरण है उस वातावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ सुधार किया जाए। इसके अलावा जो चौथा डॉक्यूमेंट होगा वो डिजिटलाइजेशन पर हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं भारत की नीति से मेल खाते हैं। तो इनमें हमें भारत का प्रभाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान हमें सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की वार्ता भी मिल सकती है देखने को।
जो कि जाहिर तौर पर भारत के हित में रहने वाली है, क्योंकि भारत के लिए हो सकता है कि जो मध्य एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार करने के और ज़्यादा अवसर खुल सकते हैं। तो ये तो भारत के लिए किस तरह के अवसर आ सकते हैं उनकी बात हुई। अब अंत में सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि चर्चा कीजिए कि हालिया शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन भारत के लिए किस तरह के अवसर प्रदान करता है। तो आपको भारत के लिए किस तरह के अवसर आ रहे हैं उन अवसरों पर बात करनी है। इसके अलावा हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत इस पूरे संगठन में किस वर्ष शामिल हुआ था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।